हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात। सबसे पहले कोरोना से बचने के लिए मास्क का प्रयोग करें। बाहर निकलते समय सोशल डिस्टेंसिंग इन 2 गज की दूरी बनाए रखें। बिना आवश्यक कार्य के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर नहीं जाएं। अपने हाथ धोते रहें। खुद भी जागरूक रहें। अपने परिवार वालों को, पड़ोसियों को, मोहल्ले वालों को, गांव वालों को, परिचितों को, और जहाँ भी आप जाएं लोगों को मास्क के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए और हैंड सैनिटाइज करने के लिए, साबुन से हाथ धोने के लिए बार बार समझाते रहें। ये हमारी एक प्रकार से कहें राष्ट्रीय कर्तव्य ही इसको मान लें कि कोरोना से बचें और सबके स्वास्थ्य का हम ध्यान रखें। आज का हमारा इतिहास का जो ऑनलाइन वीडियो है वो BA पार्ट प्रथम वर्ष के पेपर द्वितीय भारत के इतिहास के अंतर्गत क्षत्रिय राज्यों का उदय, क्षत्रिय राज्य यानी महाजनपद से इसका तात्पर्य है। तो हम इस क्षेत्रीय राज्यों के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। इसके विस्तार के लिए मैंने नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाले हैं। उन नोट्स का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर भी दें और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनें। जहां इन महाजनपद कैसे बने, इन महाजनपदों की राजधानी कहाँ थी, वर्तमान में इसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ है, क्या इनकी प्रसिद्ध इतिहास रहा है, इसके बारे में मैंने संक्षिप्त में जानकारी दी है। तो हम देखें सबसे पहले कि महाजनपद कैसे बने। ऋग्वेदिक काल में आर्य जो है अनेक जनों में विभक्त थे और एक जन में रहने वाले लोग जो है स्वयं को किसी एक पितृपुरुष की संतान मानते थे और प्रत्येक जन में कई परिवार या कुटुंब होते थे और इन कुटुंबों से मिलकर ही जन बनता था। ऐसा माना जाता था इन कुटुंबों और जनों का जो पितृपुरुष था वो एक ही व्यक्ति था। इन जनों का कोई निश्चित भौगोलिक आधार नहीं था कि ये किस क्षेत्र में बसे हुए थे, ऐसा कुछ नहीं था। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते रहते थे, यानी ऋग्वेदिक आर्य भ्रमणशील थे। उनकी पहचान का आधार उनका जन विशेष ही था कि वो किस जन से ताल्लुकात रखते थे। ऋग्वेद में जनों का उल्लेख आता है परंतु जनपदों का नहीं। जनपद तब कहलाए जब वह किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ गए या किसी विशेष क्षेत्र में वो रहने लग गए। उत्तर वैदिक काल के जन जो है उत्तर वैदिक काल में जन ही जनपद कहलाने लगे क्योंकि वो एक स्थान पर स्थायी रूप से बस गए थे। राज्य की कल्पना अब जातीय आधार पर न होकर के भौगोलिक आधार पर होने लगी। वासुदेव शरण अग्रवाल का कहना है कि लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व तक का जो युग है वो भारतीय इतिहास में जनपद या महाजनपद युग माना जा सकता है। तो इस प्रकार हम जनपदों का जो टाइम पीरियड माने वो आज से लगभग 2500 साल पहले यानी 1000 से 500 BC के मध्य का जो काल था वो महाजनपद काल था। जनपद एक प्रकार से राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन की इकाई बन गए थे। जनपदों की जो स्थापना हुई थी भौगोलिक आधार पर, इसके साथ ही वो अपने राज्य विस्तार के लिए या अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए पड़ोसी जनों से संघर्ष में लिप्त हो गए। परिणामस्वरूप जो कमज़ोर जन थे उनका विलय शक्तिशाली राज्यों में हो गया और शक्ति संपन्न और भौगोलिक दृष्टि से अधिक विस्तृत ऐसे जनों को ही बाद में महाजनपद कहा जाने लगा। तो हमें इन महाजनपदों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र इन महाजनपदों का उल्लेख करते हैं। तो ऐतिहासिक दृष्टि से अनेक इतिहासकार बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में दी हुई 16 महाजनपदों की सूची को ही प्रमाणिक मानते हैं। और आज जो हम जिन जनपदों के बारे में, महाजनपदों के बारे में अध्ययन करेंगे वो भी अंगुत्तर निकाय में जिनका वर्णन है उन्हीं के अनुसार हम पढ़ेंगे। तो जो 16 महाजनपद है उनके नाम इस प्रकार है: अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, उरु, पंचाल, मत्स्य,
शूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। ध्यान रखने की बात यह है, इनमें से अस्मक जो है वो भारत के दक्षिणतम भाग यानी आंध्र प्रदेश में स्थित था और सबसे उत्तरी भाग या भारत से भी बाहर जो जनपद स्थित था वर्तमान में, जो वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा में है, वो था गांधार। इसके अलावा इन महाजनपदों में कुछ जनपद गणतंत्र थे, कुछ राजतंत्र थे। तो ये हम इनके अध्ययन के समय देखते हैं। ये 600 ईसा पूर्व के लगभग महाजनपदों को इस मानचित्र में दर्शाया गया है। इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि सबसे उत्तर में गांधार जनपद दिया है, उसके बाद कंबोज जनपद है और सबसे दक्षिण में आंध्रा में गोदावरी नदी के तट और महाराष्ट्र में फैला हुआ जो अस्मक महाजनपद है, ये हमें दिखाई दे रहा है इस नक्शे में। इसके अलावा चंपा यानी अंग जो महाजनपद था वो पूर्व में हमें दिखाया गया है और अवंती एक प्रकार से हम कहें सबसे पश्चिम में स्थित महाजनपद था। इन महाजनपदों की स्थिति को हम देखें तो अधिकांश महाजनपद हमें वर्तमान बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य में दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार यह मानचित्र में ये मैंने इंसर्ट किया है मानचित्र यहाँ, तो इसके अनुसार हम देख सकते हैं कि ये जो महाजनपद थे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के, इनकी भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की थी। आगे इस पीपीटी में मैंने 16 महाजनपद के नाम, उनकी राजधानी कहाँ थी और वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है, ये मैंने दर्शाने का प्रयास किया है। तो हम इनका थोड़ा सा वर्णन प्राप्त करते हैं। सबसे पहला जो हम महाजनपद लेते हैं वो अंग है। इसकी राजधानी चंपा थी, जो वर्तमान में बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में मुंगेर और भागलपुर जिलों के अंतर्गत ये जनपद स्थित था। बुद्ध काल के जो 6 बड़े नगर थे उनमें चंपा का नाम भी सम्मिलित था और जो 5 चंपा के अलावा जो 5 अन्य नगर थे वो राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और बनारस थे। मगध के साथ अंग का लंबा संघर्ष चला और बाद में मगध ने इसे जीत करके अपने अंदर सम्मिलित कर लिया या अपने राज्य में मिला लिया। दूसरा जो शक्तिशाली राजतंत्र था जिसका अस्तित्व गुप्त काल तक बना रहा, एक प्रकार से हम कहें ताकतवर राजतंत्रों के रूप में, वो मगध था। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी, बाद में वैशाली और लंबे समय तक गुप्त काल तक पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनी रही। वर्तमान दक्षिणी बिहार के पटना और गया जिलों में यह महाजनपद विस्तृत था। मौर्य काल और गुप्त काल में पाटलिपुत्र काफ़ी प्रसिद्ध राजधानी थी मगध की। बुद्ध काल में यह भारत के 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। बृहद्रथ वंश ने यहाँ काफ़ी लंबे समय तक राज्य किया। महाभारत में हम जिस जरासंध का नाम पढ़ते हैं वो इसी मगध का राजा था। बौद्ध इतिहास में जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी उनमें से 3 बौद्ध संगीतियाँ, जो पहली बौद्ध संगीति मगध के शासक अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह में बुलाई थी और दूसरी जो बौद्ध संगीति थी वो भी मगध के शासक कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली में बुलाई थी और तीसरी जो बौद्ध संगीति थी वो मौर्य शासक अशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में बुलाई थी। यानी 3 बौद्ध संगीतियों का अपन कहें आतिथेय करने का जो श्रेय है वो मगध राज्य को जाता है। और चौथी बौद्ध संगीति, जैसा कि हमने बौद्ध धर्म में पढ़ा है, कनिष्क ने कश्मीर के कुंडल वन में बुलाई थी। तीसरा जो हमारा महाजनपद है वो काशी है। काशी की राजधानी काशी या वाराणसी थी, जिसे वर्तमान में हम बनारस भी कहते हैं।
ये वरुणा और असी नदियों के तट पर स्थित थी, वर्तमान उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व में। काशी का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो ब्रह्मदत्त था, और इसका कौशल से लंबा संघर्ष चला और बाद में इसका विलय जो है कौशल में हो गया। इसके बाद चौथा जो हमारा महाजनपद आता है वो है कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और रामायण काल में इसकी राजधानी अयोध्या थी। यह उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तक, पश्चिम में पंचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ था। यानी वर्तमान अवध का जो फैजा मंडल, अवध का क्षेत्र यानी फैजाबाद जो मंडल जो है यूपी का, उसमें यह कौशल महाजनपद फैला हुआ था। इसके उत्तरी भाग की राजधानी साकेत भी थी, जिसका दूसरा नाम अयोध्या था। महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे अधिक वर्षावास इसी श्रावस्ती में व्यतीत किए थे। जीके का एक सवाल तैयार हो जाता है कि सबसे अधिक वर्षावास महात्मा बुद्ध ने कहाँ व्यतीत किए, तो वो श्रावस्ती थी कौशल देश की राजधानी। पांचवा जो हमारा महाजनपद है वो वज्जी है। वज्जी जो है 8 राज्यों का एक संघ था। इसमें वज्जी के अलावा वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदय तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रक क्षत्रिय विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। और इसी कुंडग्राम में महावीर का जन्म हुआ था, हमें ये ध्यान रखना है। यहाँ पहले राजतंत्र था पर बाद में यहाँ गणतंत्र स्थापित हो गया था। बुद्ध के समय वज्जी एक शक्तिशाली संघ था। बाद में मगध के राजा अजातशत्रु ने इसे जीत करके मगध में इसका विलय कर दिया। छठा जो महाजनपद था वो मल्ल महाजनपद था, जिसकी राजधानी 2 थी। यानी एक तो मल्लों की एक शाखा की राजधानी कुशीनारा थी और मल्लों की दूसरी शाखा की राजधानी पावापुरी थी। ध्यान देने की बात है कि पावापुरी में महावीर को निर्माण प्राप्त हुआ और कुशीनारा में महात्मा बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ, इसलिए पावापुरी पवित्र मानी जाती है बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में। तो यह जो है वर्तमान यूपी के देवरिया, कुशीनगर, पडरौना, गोरखपुर इत्यादि क्षेत्र में फैला हुआ था। सातवां जो अपना महाजनपद है वो चेदी है। इसकी राजधानी सोथीवती या सुक्तिमती थी। आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में यह महाजनपद स्थित था। महाभारत काल में शिशुपाल यहाँ का प्रसिद्ध राजा था, जिसका वध युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान कृष्ण के द्वारा किया गया था। 8वां महाजनपद वत्स था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। यह महाजनपद वर्तमान इलाहाबाद तथा बांदा जिले में विस्तृत था। बुद्ध काल में उदयन वत्स का एक प्रसिद्ध राजा हुआ था। 9वां जो महाजनपद वो कुरु है। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। यह मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर यानी हम ये कहें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के यमुना तटवर्ती क्षेत्रों में ये फैला हुआ था। और महाभारत काल का प्रसिद्ध नगर हस्तिनापुर भी इसी कुरु महाजनपद में स्थित था। यहाँ के जो लोग थे अपनी बुद्धि एवं बल के लिए प्रसिद्ध थे और यह भी एक शक्तिशाली राजतंत्र था। कुरु के बाद 10वां हमारा महाजनपद पांचाल था। पांचाल महाजनपद भी 2 भागों में विभक्त था। उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। वर्तमान में रुहेलखंड, फर्रुखाबाद, बदायूं तथा बरेली का जो भूभाग है उत्तर प्रदेश का, वो इस महाजनपद के अंतर्गत था। पांचाल
का प्रसिद्ध राजा महाभारत काल में द्रुपद हुआ है, जिसकी पुत्री द्रौपदी या पांचाली का विवाह पांडवों से हुआ था। इस दृष्टि से हम पांचाल को जानते हैं। 11वां जो महाजनपद था वो मत्स्य महाजनपद था, जिसकी राजधानी विराट नगर या आधुनिक बैराट थी। राजस्थान के जयपुर, अलवर और भरतपुर का भूभाग इसमें सम्मिलित था। महाभारत काल में पांडवों ने अपना ज्ञातवास इसी मत्स्य राज्य में व्यतीत किया था, ऐसा उल्लेख हमें महाभारत से प्राप्त होता है। बुद्ध काल में ये ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था। 12वां जो हमारा महाजनपद है वो उसका नाम सूरसेन है। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। आधुनिक ब्रजमंडल, ब्रज प्रदेश, कृष्ण का जो क्षेत्र है वो इस सूरसेन के अंतर्गत स्थित था। कृष्ण यहाँ के राजा थे। बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंतीपुत्र था, जो बुद्ध का शिष्य था। मध्यम निकाय से पता चलता है कि अवंती पुत्र का जन्म अवंती नरेश प्रद्योत, जो कि प्रसिद्ध शासक रहा है अवंती का, उससे हुआ था। 13वां जो महाजनपद है वो अस्मक है। इसकी राजधानी पोतन या पोटिल थी। गोदावरी नदी के तट पर तटवर्ती क्षेत्रों में दक्षिण भारत में यही केवल एक महाजनपद स्थित था। बुद्ध काल में अवंती ने इसे जीत करके अपने राज्य के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया था। अवंती की 2 राजधानियाँ थीं। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी उज्जैनी की राजधानी माहिष्मती थी। पश्चिमी तथा मध्य मालवा का क्षेत्र इस महाजनपद के अंतर्गत सम्मिलित था। उज्जैनी का प्रसिद्ध शासक विक्रम और उसकी कहानियाँ, विक्रमादित्य और उसकी कहानियाँ काफ़ी प्रसिद्ध है। वो इसी उज्जैनी का राजा था। हर्ष काल में भी उज्जैनी काफ़ी धनाढ्य था। बाणभट्ट ने इसे कोट्याधीशों की नगरी यानी करोड़पतियों की नगरी उज्जैनी को कहा है। इस उज्जैनी की पहचान वर्तमान मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर से की जाती है। यह भी बुद्ध काल में बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र था। 15वां जो हमारा महाजनपद है वो गांधार है। इसकी राजधानी तक्षशिला, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, स्थित थी। पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी जिलों और अफ़गानिस्तान का जो पूर्वी भाग है, कश्मीर घाटी का जो क्षेत्र है और पश्चिमी पंजाब है, वो इस गांधार प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित था। महाभारत में कौरवों यानी दुर्योधन इत्यादि का जो मामा था शकुनी, वो इसी गांधार प्रदेश का रहने वाला था। और इसी गांधार से गांधार मूर्तिकला पहली शताब्दी में जो हुई वो इसी गांधार से संबंधित थी, प्रसिद्ध हुई थी। जो मूर्तिकला की जो 2 शैलियाँ हैं, गांधार मूर्तिकला और मथुरा मूर्तिकला। अंतिम जो अपना महाजनपद है जो अंगुत्तर निकाय में वर्णित है वो कंबोज था। यह गांधार के पास ही स्थित था। यह दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर और कपिशा का जो भूभाग था वो इस कंबोज महाजनपद में स्थित था। इसकी राजधानी राजपुर या हाटक थी। गांधार का ये पड़ोसी राज्य था। कौटिल्य ने कंबोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ अर्थात कृषि, पशुपालन, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा आजीविका चलाने वाले लोग यहाँ के थे। प्राचीन समय में कंबोज अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। तो इस प्रकार इन 16 महाजनपदों के नाम, इनकी राजधानी, इनके क्षेत्र और इनके प्रसिद्ध ऐतिहासिक किसी घटना के बारे में हमने संक्षिप्त में यह अध्ययन किया है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये महाजनपद भारत के विभिन्न भूभाग पर अस्तित्व में थे। इन महाजनपदों में पारस्परिक संघर्ष, विद्वेष एवं
कलह का या आपसी द्वेष का वातावरण व्याप्त था, जिसके कारण प्रत्येक महाजनपद अपनी सीमा बढ़ाना चाहता था। जैसे काशी और कौशल एक दूसरे के शत्रु थे। शुरू में काशी जीता और बाद में वह कौशल की विस्तारवादी नीति का शिकार बना। इसी प्रकार अंग, मगध तथा अवंती और अस्मक आपस में संघर्ष करते रहते थे और बाद में मगध में अंग अवंती का विलय हो गया। गणराज्यों का भी राजतंत्रों में विलय कर दिया। राजतंत्रों ने अपनी शक्ति के आगे गणतंत्रों को झुका दिया। इस प्रकार इन महाजनपदों ने देश में एक प्रकार से हम कहें एकता की स्थिति को बढ़ावा दिया। महात्मा गौतम बुद्ध के समय जो प्रसिद्ध 4 राजतंत्र थे वो कौशल, वत्स, अवंती और मगध थे। तो इन महाजनपदों के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी अपनी इस वीडियो में प्राप्त की है, जो कंपटीशन के लिए और विश्वविद्यालय एग्ज़ाम के लिए आपके लिए उपयोगी, विश्वविद्यालय एग्ज़ाम में आपके लिए उपयोगी होगी। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक इसको देखें और इसके जो नोट्स दिए हैं उसको भी आप देखें। जय हिंद।